रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं मोहसिन नवाज साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हैं एबीएन न्यूज़ के। आज काफ़ी मौज़ूआत हैं जिन पर बात की जा सकती है। एक तो हुकूमत काफ़ी दिनों से लगी हुई है कि एंटी इसराइल बयानिया जो है वो पाकिस्तान में बनाया जाए और शायद मुस्तकबिल करीब में ये इस्तेमाल किया जाए इमरान खान के खिलाफ। इसके अलावा इस हुकूमत के अब आखिरी 28 दिन रह गए हैं। पीडीएम का शराजा क्या ऐसे ही रहेगा या बिखर जाएगा? हुकूमत के पास इस शराजे को जोड़ने के लिए, 14 जमातों को जोड़ने के लिए क्या कुछ है कार्ड्स पर, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा क्या पूरी काबीना और शहबाज शरीफ जो हैं अगला इलेक्शन लड़ पाएंगे या उससे पहले नाअहल हो जाएंगे? इन मौज़ूआत पर आज बात करते हैं। मोहसिन नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हुकूमत 2 दिन से 3 दिन से लगी हुई है एंटी इसराइल बयानिए पर, और इसराइल से बात शुरू होती है और उसके बाद सीधी आकर रुकती है इमरान खान पर। ये एंटी इसराइल बयानिया के यहाँ बिक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट में पहले एंटी अमेरिका और एंटी इंडिया बयानिया जो है ना वो बिकता था। वोटर पर असर डालेगा? वोटर पर असर, जो इमरान खान का वोटर है उस पर तो अब तक किसी चीज़ ने असर नहीं डाला। चाहे वो किसी भी तरह का बयानिया उनके खिलाफ बनाया गया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया बनाया गया, या दूसरे उन पर इल्ज़ामात लगाए गए। हत्ता कि 9 मई होने के बावजूद जो उनका अपना वोट बैंक है, एक गैर जानिबदार शहरी या वोटर किसी हद तक शायद मुतासर हुआ हो 9 मई के बाद से जो चलाया गया जो कुछ, लेकिन अपना उनका कोर वोटर जो है वो तो मुतासर अभी तक नज़र नहीं आता। सही। इमरान खान पे इसराइली लॉबी का या इसराइल की तरह हमदर्दियाँ उनके साथ होने का इल्ज़ाम भी उन पे नया नहीं है। यहूदी लॉबी उनको, स्पेशली मजहबी जो उनके मुखालफिन हैं, मौलाना फजल रहमान, वो शुरू से ही करार देते रहे हैं कि यहूदी लॉबी के एजेंट हैं। उसका एक तल्लुक उनकी जो एक्स वाइफ हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ, उनसे भी निकलता था कि चूँकि उनके जो पेरेंट्स थे वो यहूदी थे और यहूदी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। जो अगरचे शादी के वक्त तो मुसलमान हो गई थी वो, लेकिन वो हमेशा उसको जोड़ा गया कि जी इमरान खान यहूदियों का एक नुमाइंदा है और गोल्डस्मिथ फैमिली इनको यहाँ जानबूझ के प्रमोट कर रही है ताकि यहाँ पे यहूदियों और इसराइलियों के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इमरान खान की जब मकबूलियत आई 2011 के बाद, और फिर 2013 का इलेक्शन, फिर 2018 का इलेक्शन, उस सारे एंटी इसराइल प्रोपेगेंडे के बावजूद इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, वज़ीर-ए-आज़म में बन गए। तो अभी भी मेरा नहीं ख्याल कि ये जो एक मौका मिल गया है गवर्नमेंट को और उनके मुखालफिन को, क्योंकि इसराइली जो एक नुमाइंदे ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बयान दे दिया पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के मामलात पे, और ऐसा वो इसराइल भी अपनी तरफ उसकी तरफ से भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पे अमूमी तौर पे बात नहीं की जाती। सही। लेकिन ये भी काफ़ी अरसे बाद एक अचानक उन्होंने एक बयान दिया है ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, क्योंकि वो भी मेंबर है, इसराइल भी पाकिस्तान भी मेंबर है। तो वहाँ पर ये सामने आया और उसके बाद हुकूमती नुमाइंदों को मौका मिल गया, जिन्होंने मुसलसल 2-3 दिन से अब वो टीवी पर यही बयाना बनाया जा रहा है कि जी इसराइल देखिए हमायत कर रहा है भारत, और वो फ़ॉरेन फंडिंग को भी फिर दोबारा जोड़ा जा रहा है कि इसराइलियों ने फ़ॉरेन फंड इनको फंडिंग की, इनको भारतीयों ने फंडिंग की इमरान खान को। वो केस तो खैर अभी तक फिर चल रहा है, अभी तक उसका कोई फ़ैसला तो नहीं हो सका। लेकिन ये इल्ज़ाम उनके मुखालफिन को तो शायद मज़ीद उनका मुखालफ बनाने के लिए कारआमद हो सकेगा, लेकिन उनके हामी को उनका मुखालफ बनाने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि ये कारआमद होगा। लीगल फंडिंग को अगर वो कहीं जोड़ते हैं इसराइल के साथ तो इमरान खान को नुकसान पहुंचेगा? मैं वो ही बात कर रहा हूँ कि अभी तक तो इमरान खान वोटर को को तो नहीं कोई वोटरों के से असर नहीं होगा पहुंचा। लीगल। हाँ, लेकिन लीगली अगर वो जोड़ा जाता है किसी ऐसे मुल्क के साथ जिसका पाकिस्तान के साथ सफारती ताल्लुकात भी नहीं है और जिसको यहाँ पर जिसको हम पसंद भी तस्लीम नहीं भी किया नहीं किया जाता। हुआ, पसंद भी नहीं किया जाता, तो यकीनी तौर पे नुकसान तो होगा। अब ये इत्तेफाक की बात है, इसको जो भी कह लें कि बहरहाल इमरान खान यूके में, स्पेशली यूरोप में और यूके में और किसी हद तक अमेरिका में भी अपनी सेलिब्रिटी होने की वजह से उनके ताल्लुकात हर तबक़ा फ़िक्र के साथ थे। सही। उनमें यहूदी भी थे, उनमें क्रिश्चियंस भी थे, उनमें मुसलमान अमीर ख़ानदान भी जो अमरीकी और यूरोपी ख़ानदान थे। तो उनको जब उन्होंने शौकत खानम शुरू किया था और उसके लिए भी उन्होंने उनको इंडियंस ने भी फंडिंग की, यहाँ पे दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन और ये सब लोग आमिर आते भी खान रहे। आए, काफ़ी कुछ। ये इंडियन फ़नकार भी, लेडी डियाना भी आई। तो उनके लिए फंडिंग के लिए, चूँकि वैसी सेलिब्रिटी उनको, जो अभी वो सियासत में नहीं आए थे, तो वो उनके चाहने वाले हर मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, सही। तो उसको उन्होंने फंडिंग की भी सही। अब उस फंडिंग को अगर आप जोड़ दें कि जी ये इनकी सियासी फंडिंग की गई है, और या तो उसको आप जैसे कोर्ट वो ऑफ लॉ मैच की में, फीस को जोड़ा हाँ, गया जैसे था। वो वोटन वाला मैच को जोड़ा गया था कि जी वो जी। मैच खेला गया और वो
आरिफ नकवी तो खैर अभी तक भी वो, आरिफ नकवी का तो केस एक बिल्कुल अलग केस है। जी वो तो उनके केस का अमेरिका में क्या फ़ैसला होता है वो बाद में जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन वो उसका बहरहाल इमरान खान से जोड़ा गया कि उन्होंने, उसमें असल में इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने एक खैराती मकसद के लिए मैच खेल के और उसको सियासी मकासद एक सियासी तंजीम इल्ज़ाम। को दिया, जो जी, इल्ज़ाम है वो ये है। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बार बार डेट्स डिफरेंट आ रही हैं हुकूमत की तरफ से, कभी 12 को कभी 13 को। आज वज़ीर आज़म ने कह दिया कि 14 अगस्त तक हमारी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। 28 दिन हैं इस हुकूमत के पास, 14 जमातें हैं। क्या ये इकट्ठे इलेक्शन लड़ पाएंगी? और इनको इलेक्शंस के बाद क्या आप देख रहे हैं फिर इकट्ठी हो जाएंगी, इलेक्शंस में जाके एक दूसरे के खिलाफ ये वोट मांगेंगे? इलेक्शन तो तयशुदा बात है कि ये कोई भी जमात एक दूसरे के साथ मिल के नहीं लड़ेगी। सही। फजल रहमान भी कह चुके हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी यही कहते हैं कि जी हम इत्तेहादी हुकूमत में इत्तेहादी हैं, इलेक्शन हमने अपने अपने मंशूर और अपने 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 ही वोटर की बुनियाद पर लड़ना है। और ऐसा मुमकिन भी नहीं होता 14 जमातें जब, तो या तो एक चंद मिसालें मिलती हैं आपको जब इतनी ज़्यादा इत्तेहाद बन के एक सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ सब पार्टी, ऐसे भुट्टो के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा उन्होंने, जी या कम ही IGI बनी थी बेनज़ीर के ख़िलाफ़, उन्होंने मिलकर इलेक्शन लड़ा। लेकिन उमूमी तौर पर पाकिस्तान में इस तरह की मिसालें कम हैं। और फ़िलहाल मौजूदा तनाज़ुर में ना पीपल्स पार्टी इस बात की ख्वाहिशमंद है कि वो अपनी इत्तेहादी हुकूमत की जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े, ना मौलाना फजल रहमान बज़ाहिर इस बात के ख्वाहिशमंद नज़र आते हैं कि वो अपने जो उनका अपना जो असल हल्का है KP और बलूचिस्तान के पश्तून इलाके, उनमें दूसरी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। 2 अरब, 2 अरब नहीं, 1.2 अरब कह लें, पहली किस्त मिलने वाली है। 3 अरब का IMF ने ओके कर दिया। इस इमदाद का, कर्ज का कितना असर पड़ेगा इलेक्शंस पर? तो फ़ायदा होगा हुकूमत को? इलेक्शंस पे तो इसका असर सच नहीं पड़ना, क्योंकि इसका कोई इफेक्ट आपको वो अपनी पाकिस्तानी सक्सेस एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद तो वो सक्सेस देते हैं, देते सियासी हैं, जैसे साथ ही कामयाबी। शहबाज शरीफ साहब एक ही जुमले में मुबारकबाद देते हैं, साथ ही ये भी कहते हैं कि ये मिठाई बांटने का मौका नहीं है। अब उन्हें समझ आ गई। ये बड़ा सख्त प्रोग्राम है, बड़ी हमने वो मुश्किल से ये प्रोग्राम लिया है, मिन्नतें तरले करके लिया है। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए तो एक अच्छी खबर है IMF का प्रोग्राम, मईशत आपकी थोड़ी सी स्टेबल होने की तरफ जाएगी। लेकिन इस हुकूमत के पास इतना टाइम नहीं है कि इस स्टेबिलिटी का उसको कोई फ़ायदा हो। उनके पास मैक्सिमम 28-29 दिन है, ख़त्म हो जानी है हुकूमत 12-13 अगस्त। आज PM ने 14 अगस्त कह दिया, अगर 14 अगस्त को शायद इनकी ख्वाहिश हो सलामी लेने की, हो सकता है तो वो 14 अगस्त को उनका एक वो हो सकता है। लेकिन बहरहाल 13 अगस्त को चूँकि हल्फ उठाया था असम्बली ने, 13 अगस्त तक इनकी मुद्दत ख़त्म हो जानी अगले है। 28 दिन में ये 14 जमातें इकट्ठी रहेंगी, ये एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाकर इलेक्शंस के लिए अलग होती हुई नजर नहीं, आ रही हैं? इलेक्शन ये अलग लड़ेंगी, मेरा अपना हंसी उससे तजवीज़ पहले यही है। हुकूमत को छोड़ सकती है नहीं, वो हुकूमत जमात? नहीं छोड़ेंगी। सही। हुकूमत इत्तेहादी बरकरार रहेगी। हुकूमत छोड़ने का या आखिरी चंद दिनों में उनको फ़ायदा भी क्या, आप देख लेना अभी तक वो जैसे जमात इस्लामी ने किया था, अलीम खान ने केपी की हुकूमत कहा ने था कि जी पीटीआई का ओन साथ छोड़ा। चौधरी और ये रिज़ाइन कर देंगे, अभी तक ओन चौधरी का रिज़ाइन सामने नहीं आया। ना वो ही सागानवानी ठीक है, ने नोन छोड़ी। तो वो 24 दिन के लिए या 25 दिन 28 दिन के लिए कौन अब हुकूमत से अलग होता है। लेकिन ये इलेक्शन अलग लड़ेंगे। इलेक्शन के बाद मेरे अपने जो तज्ज़िया उसके मुताबिक एक बार फिर चूँकि मखलूत हुकूमत बनने का चांस ज़्यादा है, एक बार फिर ये सारी जमातें मिलके इनमें से अब बेशतर जमातें इस या वीडियो एक से आध जमात पहले बाहर होके वो, मेरी आपकी बातचीत हो रही थी, आपने कहा निगरान सेटअप जो है ना वो तकरीबन जो बातें चल रही हैं तय हो चुका है। कौन सा सेटअप लेके आएंगे? टेक्नोक्रेट टाइप, या माहिर मईशत, या फिर कोई रिटायर्ड जज साहब आ जाएंगे, या PCB के मशहूर ज़माना नजम सेठी साहब को हम एज निगरान वज़ीर आज़म देख रहे हैं? नाम तो बहुत से गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल है, क्योंकि एक किस्त तो इसी हुकूमत को मिलनी है, एक किस्त निगरान दौर में मिलनी है जी IMF की, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही और है। उससे एक अगली किस्त अगर नवंबर में इलेक्शन होते हैं तो वो अगली मुंतखब मशरूत है। हुकूमत को मिलनी है। जी और बिल्कुल वो सही। हर सहमाई IMF की आज जो प्रेस रिलीज है उसमें भी IMF ने यही कहा है कि हर सहमाई जायजे के बाद हम अपने जायजा लेने के बाद मशरूत है, अगली किस्त बिल्कुल ऐसे जारी ही है। करेंगे। सही। तो मेरा अपना ख्याल यह है कि कोई माहिर मईशत और उससे भी ज़्यादा मोर स्पेसिफिकली कोई एक्स गवर्नर स्टेट बैंक शायद जो है वो ज़्यादा सूटेबल नज़र आएगा इस्टेब्लिशमेंट को भी और रियासत के लिए भी, कि जी वो उसको वो निगरानी दें, ताकि कुछ आइंदा अरसा जो मईशत को हमने थोड़ा सा बचा के बहाल करके रखना है, वो एक एक्स गवर्नर स्टेट बैंक उसको शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर चला सके। सही। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दफ़ा फैसला दिया पंजाब में इलेक्शन करवाने का, तीनों दफ़ा उसको हुकूमत ने इम्प्लीमेंट नहीं करवाया। तौहीन अदालत की जब बात चली तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस मामले को हम बाद में देखते हैं।
चीफ जस्टिस साहब ने जाना है 17 सितंबर को, हुकूमत अगर चली जाती है 12 या 13 को, इन दोनों तारीखों में एक दिन, एक महीना बचना है बीच में, क्या आप देख रहे हैं कि ये पूरी काबीना और शहबाज शरीफ साहब तौहीन अदालत से बच के अगला इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखें, आखिरी जो रिमार्क्स सीजे उमरता बंदियाल के आए थे उन्होंने यही कहा था कि जी हमारा वो फैसला तो 14 मई के बरकरार इलेक्शन है। वाला बरकरार है, उस पर अमल हो ना हो, वैसे ये डिसीजन वो एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उस पर अमल ना करने के नताइज भी होंगे। बिल्कुल ये ऐसे वो ही कह है। चुके हैं अपने मुख्तलिफ केसेस के रिमार्क्स के दौरान। उसके बाद से अलबत्ता उनकी तरफ से ना उन्होंने तौहीन अदालत बाकायदा किसी पर, ना हत्ता के वज़ीर दाखिला पर भी या इलेक्शन कमीशन के बिनक हुक्काम भी या नहीं किसी पड़ने पर दी। भी उन्होंने उसको नहीं उन्होंने बुलाया, ना उनको नोटिस किया कि आपने क्यों नहीं कराया इलेक्शन। सही। तो सियासी तजियाकारों का यही ज़्यादा कुछ लोगों का ख्याल है कि जी जब हुकूमत वो सीजे इसी इंतज़ार में है कि जब ये हुकूमत ख़त्म होगी जी। और उसके बाद ये ज़ाहिर हुकूमत में बतौर पीएम या वज़ीर दाखिला या वज़ीर दिफा नहीं होंगे तो उस वक्त इनको नोटिस किया और जाए ना कि ही जी, कौमी असम्बली का सेशन ना चल ही रहा कौमी है। असम्बली का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा, जो इस वक्त जी। मुसलसल इन्होंने जब भी सुप्रीम कोर्ट की पेशी होती थी, समाअत होती थी, सेशन कॉल हो जाता साथ ही था। वो सेशन कॉल हो जाता था, तो जी। एक वो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट का मुसलसल उभर रहा था। सही। तो पार्लियामेंट में अगर असम्बली तलील हो जाएगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ वो जो एक इनके लिए आप कह लें कि बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ की जगह थी, वो भी खत्म चली जाएगी। सही। बहुत से सियासी तजियाकारों का ख्याल यही है कि उस 13 अगस्त से लेकर और 16 सितंबर तक, जब तक उन्होंने रिटायर्ड होना है, 17 को नए सीजे ने हल्फ उठाना है, जी। काजी फायज ईसा ने। जिनके बारे में कह चुके हैं जवेद लतीफ़ साहब, हमारे जज हाँ जी, जाएंगे तो हमें हमारे जज इंसाफ हैं। मिलेगा। तो उसके दौरान इस 1 महीना 3-4 दिन के दरमियान में लोगों का ख्याल यही है कि शायद जो है उमरता बंदियाल जो हैं वो अपने अदालती इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इनको बहैसियत साबिक इम्प्लीमेंट वज़ीर करवाएं। आज़म और साबिक को इम्प्लीमेंट इलेक्शन का तो अब ज़ाहिर नहीं हो सकता, जी। लेकिन वो इनको तौहीन का अदालत नोटिस दे सकते हैं। और सही। उस सूरत हाल में अगर तौहीन अदालत के जुर्म में, जिस तरह पहले वज़ीर आज़म की मिसाल है गिलानी साहब की, जी। तो 5 उनको साल नाअहल के लिए करार दिया बाहर। जाए तो वो इलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि उमर अता बंदियाल भी जाते जाते इतना सख्त इक़दाम शायद नहीं करेंगे। सही। एक आध बंदे की बारी तो शायद आ जाए, लेकिन कि पूरी काबीना शहबाज लेकिन कुछ शरीफ भी हो वो सकता है सोचते इस हैं। मुल्क में। लेकिन अथॉरिटी तो है, फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है। और जिस तरह पार्लियामेंट में, जिस तरह उन्होंने बाज़ ये अपने रिमार्क्स में कहा भी कि पार्लियामेंट में हमारे खिलाफ जो कुछ बोला जाता रहा है उस पर हम खामोश जो रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तहम्मुल का बाहर मुजाहरा करते हैं हम। पीडीएम के उस जलसे में हुआ, वो भी तो रिकॉर्ड पर है। बिल्कुल, वो उसका भी ज़िक्र भी सुप्रीम कोर्ट की समाअतों में सीजे ने भी किया। तो वो ज़ाहिर तो उनका कहना यही है कि हम रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल करती है सही। सियासी मामलात पे। लेकिन हो सकता है अपने थोड़ी-सी अथॉरिटी दिखाने के लिए कोई 1, 2, 3 लोग जो मौजूदा हुकूमत के हैं, हुकूमत ख़त्म होने के बाद उनको शायद तौहीन का नोटिस हो भी जाए। सही। चलें, बहुत शुक्रिया मोहसिन नवाज़ साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।